नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। एकनाथ शिंदे को कुल 164 वोटों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान वोट किया। वहीं महाविकास अघाड़ी के लिए एक और झटके की खबर है। अघाड़ी गठबंधन के 5 विधायक बहुमत परीक्षण में गैर हाजिर रहे। इसमें से कांग्रेस के 3 विधायक, इसके अलावा अघाड़ी के 2 अन्य विधायक भी वोटिंग से नदारद रहे। कुल मिलाकर अघाड़ी सरकार के 8 विधायकों के वोट नहीं पड़ सके और उन्हें महज 99 वोटों में सिमट के रहना पड़ा। आपको बता दें कि विश्वास मत का प्रस्ताव भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार और शिवसेना के भरत गोगावाले ने रखा था और ध्वनि मत के बाद आपको बता दें विश्वास मत के प्रस्ताव पर विपक्ष वोट के विभाजन की मांग की गई। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान शिवसेना के एक अन्य विधायक श्याम सुंदरन शिंदे में अचानक पलटी मार दी और वो एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए। इसके साथ ही 5 विधायकों को देर से पहुंचने पर विधानसभा में एंट्री नहीं मिल पाई और वहीं समाजवादी पार्टी के अब्बू आसिम आजमी समेत दोनों विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संतोष बागर, अशोक चौहान और ये लोग भी अपना वोट नहीं दे पाए। इस बहुमत परीक्षण में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका तब लगा जब उद्धव खेमे के विधायक संतोष बांगर ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में वोट दिया। संतोष वोट शिंदे गुट में जाने से शिंदे के पास शिंदे के 40 विधायकों का समर्थन आ गया। वहीं उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों की संख्या घटकर 15 हो गई। इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी समेत विधायकों के कुल 99 वोट महाविकास अघाड़ी सरकार को मिले। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि शिंदे सरकार 166 वोटों के साथ बहुमत साबित करेगी। उन्होंने कहा था कि सबसे कम उम्र के स्पीकर उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने रविवार को 164 वोटों के साथ स्पीकर का चुनाव जीता। 2 विधायक स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं थे। हमें भरोसा है कि विश्वास मत में हम 166 वोटों के साथ अपना बहुमत साबित करेंगे। वर्तमान में 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 106 विधायक हैं। हाल ही में शिवसेना के विधायक की मृत्यु के बाद विधानसभा की वर्तमान संख्या घटकर 287 हो गई। ऐसे में सदन में बहुमत का आंकड़ा 144 है और ये शिंदे ने आसानी से पार कर लिया। हाँ, कल स्पीकर का चुनाव हुआ था, हम जीत हासिल किए। 164 वोट बीजेपी शिवसेना को मिला। केवल 107 वोट अघाड़ी को मिला। अघाड़ी लगाड़ी हो गया। आज हम विश्वास मत जीतेंगे। कल का ज्यादा वोट बीजेपी को शिवसेना को मिलेगा, पक्का है। हम फिर जीतेगा। डेमोक्रेसी में नंबर गेम है। कुल्लू हादसे पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक मदर डॉटर है, तो एक बिहार पेश किए सर, वो अभी गई है एम्बुलेंस टू। और आदमी तो सारे लोकल सर, बिहार कुछ बिहारी लेबर भी थी सर। जैसे एक डेड पर्सन है वो बिहार से है, उनके लिए हमने टैक्सी का आइडेंटिफाई हो गए हैं। 3 लोग हैं जिनके अभी कोई लोग आए नहीं है। उनके सर अभी टेक द बॉडी टू कुल्लू, अगर कोई आता नहीं है स्पॉट पे। नहीं लालू पहले सिंगल माइक आईडी दे ये बस हमारे पास प्रोजेक्ट वाले नहीं, ये हमारा सहयोग नहीं करते सर। सर आपके पास तलाड़े में आए होने आप, वहाँ से 2000 NHPC का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वहाँ पुल नहीं लगा। MLA साहब ने इस साल वहाँ काम शुरू कराया। और सर अगर वहाँ बंद होता था हमारा वो नाला, तो हम जो है वहाँ पीठ पर भी आदमी को नहीं ले जा सकते पार को, क्योंकि वो चलता है सब दल कोई हो गया। तो हमें तो बड़ी भारी मुश्किल है। सड़क तो अभी सड़क के लिए 14 करोड़ रुपए दिए। वो बोल्डर थे, उस ड्राइवर ने रिस्क लिया। बोल्डर के बहुत बड़े थे क्या? वो सड़क पहले वाली 2 बसें जो आई, उसने पैसेंजर उतारा और रास्ते आस्ते निकाल के बोल्डर हटा दिया। निकल गई गाड़ी और उसी ऊपर से आ गई ना। देखिए ऊपर से निकली और इस पर बजे।
अगर पीडब्ल्यूडी वाला वगैरह जेसीबी होती है ना नजदीक, तो छोटे छोटे बोल्डर 870 से बात कोई सुविधा नहीं है। प्रोजेक्ट के पास सब कुछ है ना साहब, यही तो हमारी तो सुनते नहीं, अगर हम फोन करें हमारी चलो करूंगा बात। सर आप स्पॉट पे पहुंचे हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने इंजर्ड है, और किस तरह से अगर बात करें तो क्या कुछ राहत कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है यहाँ पर ही, और आज सुबह 8:15 बजे के लगभग बताया गया कि भी एक बस, प्राइवेट बस जो जा रही थी और उसमें 15 सवारियाँ थी, और रास्ते में कुछ बरसात के कारण, बारिश के कारण कुछ बोल्डर सड़क पे गिरे होने के कारण जो है उसने बाहर से निकालने की कोशिश की और बस अनियंत्रित हो गई और उसके कारण नीचे गिर गई। लेकिन बस जो गिरी है उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सीधी ढांक तीखी खड़ी थी वहाँ पर, और उस कारण से 12 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। 3 लोग घायल हैं और उनको कुल्लू हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा था, वहां से सीधा चंडीगढ़ लैंड करने के बाद मैं सीधा स्पॉट पे यहां पर पहुंचा हूं, और जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है यहां जोनल हॉस्पिटल कुल्लू में वो कर रहे हैं, और उसके बाद और भी कहीं करने की ज़रूरत होगी तो वो भी करेंगे। और ऐसे में दूसरा पार्ट जो जहां जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें मुझे इस बात की पीड़ा है कि स्कूल की बच्ची भी एक, और एक ITI का एक लड़का भी उसमें था, उस बता रहे हैं, और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी इसमें थे। तो इसके अतिरिक्त जहां सरकार की ओर से जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने हालांकि तुरंत मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकता था मैं बताया मैंने, क्योंकि मैं बोर्ड हो चुका था प्लेन में, और उस कारण से बहुत लंबी बात नहीं हो। मैंने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को तुरंत ही कहा कि वहाँ पर टीम भेजिए, और NDRF की टीम, और उसके साथ साथ में जो भी वहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है वो तुरंत करिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ 12 लोगों को नहीं बचाया जा सका, और जहाँ उनको रिलीफ देने की बात है उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उनके परिवार को जो 4 लाख और उसके अतिरिक्त जो हमारा ट्रांसपोर्ट से 1 लाख रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उन परिवारों को हम देंगे, और उसके बाद जो घायल हैं उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल, जो ट्रीटमेंट के लिए जो मदद करने की होगी वो करेंगे। प्रशासन पहुंचा, लेकिन थोड़ा रिमोट एरिया है, दूर है ये, और पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हुआ, और ऐसे में हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर जो है आगामी कार्रवाई करेंगे। सर PM की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई है, हालांकि उसमें भी निश्चित रूप से हमारे PM साहब ने भी संवेदना व्यक्त की है, होम मिनिस्टर साहब ने भी संवेदना व्यक्त की है। होम मिनिस्टर ने तुरंत डायरेक्शन NDRF की टीम को दी है और वो यहाँ पर पहुँचे भी, लेकिन उसके बावजूद भी घटना इस प्रकार की घटित हुई जिसमें 12 लोगों को नहीं बचा पाए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने अपना बहुमत साबित कर दिया है और पक्ष में उन्हें 164 वोट पड़े हैं। और इसी के साथ अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को 99 वोट यहां पर पड़े हैं। और आपको बता दें कि वहीं महाविकास अघाड़ी के लिए एक और झटके की खबर सामने आई है। अघाड़ी गठबंधन के 5 विधायक बहुमत परीक्षण में गैरहाजिर रहे। इसमें से कांग्रेस के 3 विधायक और इसके अलावा अघाड़ी के 2 अन्य विधायक भी वोटिंग से नदारद रहे। कुल मिलाकर अघाड़ी सरकार के 8 विधायकों के वोट नहीं पड़ सके और इन्हें महज 99 वोटों पर सिमट कर रहना पड़ा। आपको बता दें कि विश्वास मत का प्रस्ताव भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार और शिवसेना के भरत गोगावाले ने रखा था। ध्वनि मत के बाद विश्वास मत के प्रस्ताव पर विपक्ष वोट के विभाजन की मांग की गई। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान आपको बता दें कि शिवसेना के एक अन्य विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने अचानक पलटी मार दी।
तो इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूं। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ बन गए हैं और उसी के साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल हमारे राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी से है। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए फ्लोर पर किसका जोर, अब ये स्थिति साफ हो चुकी है सर, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट हुआ और एकनाथ शिंदे ने अपना बहुमत साबित किया और उनके पक्ष में 164 वोट पड़े। सर, पहले तो आपकी राय ले लेते हैं। सर, आप हमारी आवाज आप तक मिल पा रही है? उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? तो जिस तरीके से आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। एकनाथ शिंदे को कुल 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान वोट किया। वहीं महाविकास अघाड़ी के लिए एक और झटके की खबर है। अघाड़ी गठबंधन के 5 विधायक बहुमत परीक्षण में गैर हाजिर रहे। इसमें से कांग्रेस के 3 विधायक हैं और इसके अलावा अघाड़ी के 2 विधायक भी वोटिंग से नदारद रहे। कुल मिलाकर अघाड़ी सरकार के 8 विधायकों के वोट नहीं पड़ सके और उन्हें महज 99 वोटों में सिमट कर रहना पड़ा। आपको बता दें कि विश्वास मत का प्रस्ताव भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार और शिवसेना के भरत गोगावाले ने रखा था। ध्वनि मत के बाद विश्वास मत के प्रस्ताव पर विपक्ष वोट के विभाजन की मांग की गई। तो लगातार महाराष्ट्र के मुद्दे पर हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधा रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए फ्लोर पर किसका जोर अगर बात की जाए तो अब ये स्थिति जो है धीरे धीरे साफ हो चुकी है, क्योंकि आज भी जो है फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना बहुमत जो है साबित कर दिया और 164 जो मत हैं उनके पक्ष में पड़े। सर, एक बार इस पर आपकी राय ले लेते हैं। देखिए, ये दिखने लगा था जैसे ही कल आपने देखा विधानसभा अध्यक्ष पर वोटिंग हुई थी, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया था। और जब आसाम में विधायक रुके हुए थे उस समय भी मीडिया दिखा रहा था। ये बात अलग है कि उद्धव जी दावा कर रहे थे कि भाई 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन कल को पिक्चर क्लियर हो गई। ऐसा नहीं लगा कि भाई उनके साथ कोई विधायक है। अगर कोई विधायक होता तो मैं समझता हूं कि जो विपक्ष का कैंडिडेट था उसको वोट करता। अब सरकार को कोई खतरा फिलहाल नहीं दिखता है और आज भी एक शिवसेना का एमएलए एकनाथ शिंदे जी के खेमे में आया है। और देखिए, सत्ता के साथ निशा बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अब जब एमएलए को पता लग रहा है कि भी सत्ता एकनाथ शिंदे जी के हाथ में, तो बहुत सारे और भी विधायक पाला बदल सकते हैं। राजनीति का जिस तरह से व्यवसायीकरण हुआ है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। फायदा हर राजनीतिक दल, हर राजनेता, देखिए जनता के प्रतिनिधि, जनता का सेवक, सब कुछ हम बोलते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से मैं देखता हूं कि व्यवसाय हो गया है। 5 साल पहले जब एमएलए बना था तब उसकी संपत्ति देख लीजिए, 5 साल में किस तेजी के साथ संपत्ति बढ़ती है। और बढ़ेगी क्यों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट लाते हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करते हैं। जो कार्य करता है उसको भी पैसे देता है, जो भी कैंडिडेट होता है, तो पैसा लाएगा। प्रश्न तो ये भी उठेगा, कार्यकर्ता जब इलेक्शन के टाइम पे काम करता है, वो पैसे ले रहा है कैंडिडेट से, तो फिर वो कैसे उम्मीद करता है सुस्ता की, और कैसे उम्मीद करता है कि भी हमारा जनप्रतिनिधि हमारा ख्याल रखेगा और हमारा काम करेगा। तो विशुद्ध रूप से राजनीति एक व्यवसाय का रूप जो लेती जा रही है, तो उसमें सत्ताई सर्वोपरि है, कुर्सी सर्वोपरि है, कोई विचारधारा नहीं और कोई सिद्धांत नहीं। बात सिद्धांत की करते हैं, विचारधारा की करते हैं,
लेकिन जब सत्ता का प्रश्न आता है, कुर्सी का प्रश्न आता है, तो सब बेईमानी हो जाता है। चलिए वरिष्ठ विचार- पत्रकार जी, आपको थोड़ी देर यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तो एक प्रश्न मेरा आप दोनों से, ध्यान से सुनिएगा। एक बयान सामने आया देवेंद्र फडणवीस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है। ई का मतलब एकनाथ शिंदे और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस। सर, सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट राहुल आनंद जी से ले लेंगे। और सबसे पहली बात ये है निशा जी कि आज की जो हम लोगों ने जो चर्चा रखा है उसमें आज महाराष्ट्र के विषय के बारे में चर्चा होगी, और मैं महाराष्ट्र की आवाम को, प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो 2019 में जो मैंडेट देने का काम किया था वो देर ही सही लेकिन आपके सामने उपस्थित हुआ है। और आशा करते हैं कि अब सरकार काफी अच्छे तरीके से जो अपना बचा कार्यकाल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फैसले लेकर अपने कार्यों का लक्ष्य हासिल करेगी। और जहां तक बात निशा जी आज के फ्लोर टेस्ट का है, तो वो कल ही इस बात का निर्धारित कर लिया गया था कि किस प्रकार से जब डिप्टी स्पीकर की जब घोषणा हुई थी, जब चुने गए थे, उनको जब पद पे बैठाया गया था, उनकी कुर्सी पे विराजमान कराया गया था, तो उस समय भी लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई थी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए वो 145 का होना चाहिए, लेकिन बहुमत के आंकड़े से ज्यादा प्राप्त हुए हैं शिवसेना की सरकार को, यानी कि 165-66 का जो आंकड़ा अभी है, तो ये निश्चय ही प्रतीत करता है कि सरकार को बहुमत से ज्यादा आंकड़े हैं। और एक बात सोचनीय विषय ये है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग भी एब्सेंट रहने का काम किए या फिर बायकॉट करने का काम किए आज के भी, जबकि उनको उपस्थित रहना चाहिए था सदन की गरिमा में, विपक्ष में बैठे थे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि अंदरूनी वो समर्थन एक नाथ शिंदे सरकार को ही कर रहे हैं। और जहां तक ईडी का सवाल, जहां तक ईडी के प्रश्न का सवाल है, तो निश्चय ही ये दोनों जोड़ी मिलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। जी सर, वरिष्ठ पत्रकार जी, एक छोटा सा कमेंट आपका भी इस पर ले लेते हैं। देखिए, ईडी कितना कीर्तिमान स्थापित करेगी ये तो समय बताएगा, और जिनको ईडी के नोटिस मिले हुए विधायकों को, उन विधायकों के खिलाफ ईडी कितनी कार्रवाई करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, जनता वो भी देखेगी। तो उन्होंने जो कहा है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये टी से और पी से है, उसको अन्यथा न लें। उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उनका प्रवर्तन निदेशालय से नेता को निकाला जा रहा है। मेरे ख्याल से वो न्यायोचित नहीं है, उसको सिर्फ इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे विधायकों के खिलाफ ईडी ने नोटिस जारी किए, उन पर क्या कार्रवाई होती है ये मीडिया भी जानना चाहेगा और जनता भी जानना चाहेगी। क्यों होता क्या है, हमने उत्तराखंड में भी देखा है कि वहां भ्रष्टाचार के आरोप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग होती थी, लेकिन जब वही मंत्री और विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं। ये जो चीजें मीडिया में हैं या जो ऑन रिकॉर्ड, वो चिंतित करती हैं। उससे लगता है कहीं कि भी सब कुछ निष्पक्ष नहीं, और जो संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं को अपना जो ताक है उसको बचा के रखना चाहिए। लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं चाहे ईडी है या सीबीआई है या जो भी संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक दायरे में रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगी, जिससे जनता में जो एक इमेज, जो एक प्रतिष्ठा है आम आदमी के बीच में, वो बनी रहे। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि सीबीआई पिछड़े में बंद होता है, तो इसीलिए टिप्पणी करनी पड़ी थी माननीय न्यायालय कि कहीं न कहीं जो प्रतिष्ठा है संवैधानिक संस्थाओं की वो धूमिल होती जा रही है।
चलिए आरबी उपाध्याय जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीधा रुक लेते हैं राहुल आनंद जी का। राहुल आनंद जी, जब से महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ने धमाकेदार एंट्री की है, तब से ही बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शरद पवार का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 महीने तक ही जो है शिंदे की सरकार चल पाएगी और 6 महीने बाद ये सरकार गिर जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जो राजनीतिक बयानबाजी करने वाले लोग होते हैं और खास करके जो महाराष्ट्र के प्रशासन और शासन के अंदर अपने चाणक्य घोषित कराने वाले शरद पवार जी को उनके सामने से उनकी सरकार चली गई और उनको पता तक नहीं चला। उनको पता तब चला जब सरकार गिरने की स्थिति में आ गई। और राजनीतिक में कयासों का दौर चलता रहता है। इसको इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि अगर आप बेमेल जोड़ी करती हैं तो वो जोड़ी आगे चलकर वो टूट जाती है, या वो पति पत्नी का हो या कोई संबंध की भी बात अगर की जाए तो उसमें भी इस प्रकार की घटना घटती है। ठीक उसी प्रकार ये जो राजनीतिक जोड़ियां जो बनी थी, जो 3 टिकट विकट की जो हम एक बात करते हैं, उसके तहत अगर देखा जाए तो ये जोड़ी उस वक्त ही फल फूल नहीं पाई थी, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे जी कुर्सी कुमार बनने के चक्कर में वो अपने मूलभूत सिद्धांतों से उन्होंने समझौता कर लिया। और शरद पवार जी ने जो भी कयास लगाई हैं, तो समय आने दीजिए, समय के साथ स्थिति और स्पष्ट होगी और जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो पता चलेगा कि सरकार चलाने की स्थिति में कौन है और कैसे 2024 की तैयारी करनी है। जी, तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हैं। आरबी उपाध्याय जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि उद्धव ठाकरे के अपने ही उन्हें धोखा दे रहे हैं? अगर पहले शिंदे गुट की बात की जाए, उसके बाद आज एक विधायक ने भी जो है सीएम शिंदे का जो है दामन थाम लिया है और उसके बाद आज कई ऐसे विधायक थे जो विधानसभा नहीं पहुंचे, देरी कर दी उन्होंने पहुंचने में। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए निशा, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। राजनीति में ऐसा होता है, जहां सत्ता होती है, जहां पावर होती है, वहां कोई भी विधायक है सत्ता के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है और वो भी ये उम्मीद करता है कि भी सत्ता में है, शायद मेरे लिए भी कोई कुर्सी कहीं एक मिल जाए, किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया जाए, कहीं दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया जाए। तो जो सरकारी सुविधाएं वो सब वीआईपी की सुविधाएं उन्हें मिले। उसी कड़ी में एक विधायक और जुड़ गया, कुछ विधायक अनुपस्थित रहे। वो साफ दर्शाता है, देखिए इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि एकनाथ शिंदे का प्रभाव और प्रभुत्व दोनों, और उन्होंने सिद्ध किया है कल भी और आज फ्लोर पर भी। जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो जो संख्या बल है वो उनके साथ है। ये बात अलग है कि देखिए 2.5 साल महाविकास अघाड़ी की सरकार भी चली, 2.5 साल से ज्यादा। उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे कि बेमेल गठबंधन है, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, विचारधाराएं अलग अलग हैं, सरकार गिर जाएगी। लेकिन ठीक समय तक मैं समझता हूँ अपनी दायित्व का सरकार ने निर्वहन किया। राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहां जिसको संभावनाएं नजर आती हैं, जहां भविष्य उज्जवल नजर आता है और जहां नजर आती है वहां जाना स्वाभाविक है। मैं तो कई बार राजनीति में विचारधारा और दूसरी चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। पहले अपना फायदा क्या है और दूसरा महत्वाकांक्षा। एमएलए है, सोचता है मिनिस्टर बन जाओ, मिनिस्टर सोचता है। तो चलिए आपको थोड़ी देर यहाँ पर रोकना चाहूंगी सर, और सीएम समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एकनाथ शिंदे को आज बहुमत साबित करना था, फ्लोर टेस्ट पर अपना बहुमत साबित करना था, उन्होंने अपना बहुमत साबित किया और उनके पक्ष में 164 वोट पड़े हैं। और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो 99 वोट विपक्ष को पड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे जो विपक्ष का विधायकों का आंकड़ा है वो अब धीरे धीरे एकनाथ शिंदे की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ मुद्दे में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।